Hi everyone. Um, we have started the chapter name is memory. So we have learned about the working memory, sensory, short term, long term, and now long term is working. Now that we are in short term memory. So over here we need to study the visual, spatial, sketch, pad, handles visual and spatial information. Okay, it is related to the vision. It is one of the two party system. It is responsible for storing space based information. It has two components, phonological and articulatory. ये जो फोनोलॉजिकल है ना, ये आवाज़ है तुम्हारा. आर्टिकुलेटर मतलब तुम्हारा माउथ. दिस कैन होल्ड riches of acoustic speech based information. Material in short term store is maintained through this component. Prevention of articulatory rehearsal leads to rapid forgetting. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ये आर्टिकुलेटरी सब वोकल जो रिहर्सल है ना, ये आपका जो मुंह से जो भी हम बोल रहे हैं उससे ये भूलने नहीं देगा. ठीक. Some items. Now we will understand long term memory. Some items enter the long term memory after the rehearsal. Elaborative rehearsal is making that information meaningful and connecting the same with the information that already exists in long term memory. Once entered, the information written for more or less permanently, it has organized system and storehouse and coded experience. The amount of information stored here is unlimited. अभी यहाँ पे कैसे है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी रिहर्सल के थ्रू आएगा और रिहर्सल एलाबरेट और मीनिंगफुल वे में होना चाहिए, तब जाके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और यहाँ पे हमेशा के लिए वो स्टोर्ड होगा. और यहाँ पे अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ नो कुछ कुछ वो नहीं, जैसे अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो. एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपको बचपन में आपको सिचुएशन और एक्सपीरियंस किया था जो अब तक याद है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गया. टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसके टाइप्स देखेंगे. एक्सप्लिसिट कॉन्शियस मेमोरी ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट मेमोरी. इट इज़ ऑल्सो डिक्लेरेटिव मेमोरी. मतलब इफेक्ट्स मतलब जो भी आपका इवेंट और फैक्ट आपके एक्सपीरियंस आप कर रहे हो कॉन्शियसली, वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आएगा. उसको डिक्लेरेटिव मेमोरी में बोलते हैं. और इसमें दो टाइप है, एपिसोडिक और सिमेंटिक. एपिसोडिक is a memory of experience and specific events which we recall by step where we can reconstruct the actual event. एपिसोडिक मेमोरी मतलब एक स्पेसिफिक इवेंट हम स्टेप बाय स्टेप हम रिकॉल करते हैं एक्चुअल इवेंट. इट इज़ द मेमोरी ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट विद टाइम एंड प्लेस एसोसिएटेड विद इमोशन. एपिसोडिक मेमोरी मतलब जैसे कि तुम्हारा ये कि सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप आपको याद है एपिसोड वाइज. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने कोई एक्सपीरियंस, आपने कोई देखा, तो वो एक्सीडेंट के थ्रू आपको दूसरे जगह पे इवेंट पे क्या सरकमस्टेंसेस पे क्या क्या है, सिस्टमेटिक वे से. सेमेंटिक मेमोरी इज अ मोर स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नॉलेज. सेमेंटिक मेमोरी इज ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट. इट इंक्लूड्स द वोकैबुलरी, मैथमेटिक्स, रूल्स ऑफ लॉजिक. सेमेंटिक मेमोरी मतलब रिलेटेड टू मीनिंग है, मतलब इसके अंदर आपको वोकैबुलरी, मैथमेटिक्स के फार्मूले, ये सब इसमें याद होंगे. एग्जाम्पल से हम वोकैबुलरी याद करते हैं ना, पढ़ाई, एकेडमिक रिलेटेड मोर फोकस्ड इज देयर इन सेमेंटिक. A type of declarative memory is autobiographical memory. Autobiographical memory refers to the episodes recollect from an individual's own life. One type of autobiographical memory is known as flashback memory, which is highly detailed snapshot of mostly traumatic event. Explicit memory मतलब आप जो बाहर के फैक्ट्स और इवेंट्स से कुछ याद आपको आ रहा है, वो एक्सप्लिसिट मेमोरी है. हो गया. इतना आपको ध्यान में रखना है. आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक्सप्लिसिट मेमोरी मतलब ये कि आप जो भी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपको याद हो गया है, वो एक्सप्लिसिट मेमोरी होगा.
अब उसके कुछ टाइप्स भी हमने देखा, हम इम्प्लिसिट पे थे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूरल मेमोरी। प्रोसीड्यूरल मेमोरी इज़ अनकॉन्शियस, वो कॉन्शियस था और ये अनकॉन्शियस मेमोरी of skills. How do we think regarding the use of objects or movements of the body, such as tying shoelace, playing harmonium, or riding bicycle? These memories are developed through the repetition and practice. Okay. मतलब इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब ये होता है कि आप जैसे कि शूलेस कोई प्रैक्टिस के बाद में ऑटोमेटिकली अंदर से सीख गए हो, वो इम्प्लिसिट मेमोरी में चले गया। जैसे कि समझो स्विमिंग पूल है, तो आपको स्विमिंग करने आ गया, तो एक रिपीटेशन की वजह से आपके मेमोरी में चले गया। ठीक है ये। तो आप जो भी प्रोसीड्यूरल मेमोरी है ये अनकॉन्शियस objects even things such as tying shoelaces, playing harmonium or riding bicycle, the memories are developed through repetition. This और ये जो मेमोरी ना इम्प्लिसिट, वो रिपीटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप हुआ है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि मेमोरी को मेजर कैसे करेंगे। एज वी हैव सीन द वेरियस स्टेजेस ऑफ मेमोरी, लेट्स सी नाउ हाउ आवर मेमोरीज कैन बी मेजर। दिस आर द मेजर वेज ऑफ मेजरिंग मेमोरी। ये मतलब कैसे मेजर हो रहा है। सबसे पहले रिकॉल करेंगे, रिकॉग्निशन, रीलर्निंग। रिकॉल कैन बी written form or it can be oral. Again recall can be free recall or a serial recall. रिकॉल करते हैं हम जो मतलब याद करना है कि आपने जो भूल गया उसको कैसे रिकॉल करेंगे, याद करो। तो या तो वो ओरली हो सकता है या तो रिटर्न में हो सकता है। ठीक है। रिकॉल देखेंगे, रिकॉग्निस और रीलर्निंग। Recall is a retrieval of information from our long-term memory with a few no cues. The essay type of question which appear in your exam is example of recall. ये आपके एग्जाम में जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, किसान के भारत में कुछ लिखो, तो एक तरह से वो रिकॉल है कि आपको जो जो पता है आप लिखो। ठीक है। रिकॉल इन्वॉल्व्स रिमेंबरिंग अ फैक्ट एंड इवेंट ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट करंटली फिजिकली प्रेजेंट एंड रिक्वायर्ड द डायरेक्ट अनकवरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। मर्डक ने डिफाइन किया था 1962 में। Did one experiment the check the recall of the subject. He asked the subject to list of words and later he asked the subject to learn a list of word. Later their recall was tested by recall method. Found that subject could recall first few primary effect and the last recently effect would prominently. But they got confused with the words in the middle part of serial position effect. मतलब मर्डर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1962 में। इसने कुछ ऑब्जेक्ट दिया था, बोला था याद कर, पर लेकिन उन्होंने वो ऑब्जेक्ट को लिखा रिकॉल करके, पर लेकिन वो पोजीशन वाइज नहीं लिख पाए। मतलब हम रिकॉल तो करते हैं कोई भी चीज़ को याद करने के बाद, पर हम पोजिशनली उसे हम सेटल नहीं कर सकते ना। अब रिकॉल के दो टाइप है, फ्री रिकॉल और सीरियल रिकॉल। इट इज़ रिकलेक्शन ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट विदाउट इन सीरियल ऑर्डर। मेमोरी ऑफ फ्री रिकॉल, देखो फ्री रिकॉल मतलब क्या है, मतलब मैंने कोई सीक्वेंस को याद किया, कोई भी किसी को याद किया और उसको सीक्वेंस ने कैसे भी लिख दिया मैंने। जैसे कि मैंने याद किया बॉल, एप्पल, पाइन एप्पल, गवावा, बनाना। ये मैंने याद किया, फिर उसको लिख दिया बनाना, एप्पल, गवावा, पाइन एप्पल विदाउट सीरियल। अब सीरियल यार मटेरियल जैसे कॉल एग्जैक्ट ऑर्डर। अगर मैंने बॉल, एप्पल और ये तो एग्जैक्टली सीक्वेंस में मैंने लिखा, बॉल, एप्पल, ये वो एकदम स्टेप बाय स्टेप। सीरियल रिकॉल हम देखेंगे majority of the in this world they are serial recall are happening in the mathematics subject. Okay. Now we will understand the recognition. In this method the individual has to point out or recognize previously learned material which is presented him on a different context. The already learned material is presented and learn has recognized it becomes relatively easier to recall method. Usually the score and memory मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द मैच द कॉलम। अभी ये रिकॉग्निशन का सिस्टम पता है कैसा है कि एक तरह से एग्जांपल में बोलूँ मैं, आपने ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो और उसको सिर्फ रिवाइज मारना है, वही रिकॉल है, ये रिकॉग्निशन है। अभी इट मैचेस रिटेंशन बाय मेजरिंग how much faster ones learn a previously learned material after an interval of time. The comparison of retention scores at the time of first learning and the second learning shows that there is improvement in terms of time. अभी ये रीलर्निंग मतलब क्या, जैसे कि ज़्यादा करके हम वी आर डूइंग एट द बिफोर द 1 week of exam whatever you have learned मेजोरिटी ऑफ द पीपल। अभी यहाँ पे बहुत लोग तो पढ़ाई करते ही नहीं है, एग्ज़ाम जब आता है एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले, ठीक है, जब री लर्निंग करने बैठते हैं
तो पहले आपने जो पढ़ा था ऑलरेडी चैप्टर में से, वो जब आप रीलर्न करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा आपको ग्रास्प करने के लिए, ठीक है। तो वो रीलर्निंग आएगा। तो उसके कुछ पार्ट्स देखें। सम फिनोमेना रिलेटेड टू मेमोरी, ओके। हम अब फिनोमेना देखेंगे रिलेटेड टू मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। Can you remember where you are and what you are doing when you first learn about the earthquake and tsunami take place? If you can now flashbulb memory, a term coined Brown and Kulik. Flashbulb memories are vivid memories of what we are doing, of time and any emotions provoking event because they seem to preserve autobiographical. Flashbulb memory illustrate more example. Exceptional memories are usually. Flashbulb memory like एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम समझो कोई भी चीज़ हम किसी को याद करते हैं और हमें प्रेजेंटली वो चीज़ याद नहीं हो रहा, पर हम वॉशरूम करेंगे, कोई एक्टिविटी में बिजी रहेंगे, तो फटाक से अपने को याद आता है ना, हम सडनली हमें याद आता है कि अरे उसका नाम वो था, अरे वो चीज़ मुझे करना था, उसके बारे में 2 दिन से सोच रहा था पर याद आ गया, तो वो फ्लैशबैक मेमोरी है। टिप ऑफ द टंग मेमोरी, वन वे to study organization and information in long term memory is to see what happens when we search through our library of experience or retrieve a memory. Suppose you are trying to retrieve a person name but you cannot remember it, the name of the tip of the tongue, but you cannot recall it. For example, you if you want to recall a name XYZ, instead of this the name may utter similar name starting same letter. So tip of the tongue evidence organize long term memory. All this experience of forgetting, लेट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स और मतलब ये जितना भी जो है ना टिप ऑफ द टंग मेमोरी, मतलब कैसा है कि चलो हमें याद आ गया पर हमें उसका नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो हम पहले वर्ड से अल्टरनेटिव वर्ड से को रिलेट करके देखेंगे तब जाके याद आ जाएगा। ऑल दिस एक्सपीरियंस, ये जितना भी जो हमें एक्सपीरियंस है ये सब फॉरगेटिंग का पार्ट है। फॉरगेटिंग इज सिंपली एंड देन वी नीड टू कंप्लीट दिस मच। Forgetting is simply inability to remember things which we want to remember at that moment. In other words, forgetting is the failure to retrieve the material from our long term memory which we already store. देखो forgetting एक मतलब पता है ना कि हम भूल जाते हैं, forgetting मतलब एक फेलियर है रिट्राइव का, जो भी आपने स्टोर किया था इन्फॉर्मेशन वो उसका फेलियर है। The pioneer of experiments of forgetting was Herman, and he created several lists of nonsense syllables. The nonsense syllabi of a set of alphabets, two or both sides are consonant and middle one vowel, GAX, okay, etc. and learned it. He checked his own recall at various periods of time. He found out that he forgot most of the whatever learned in the 20 minutes. 20 minutes, which means 40%. Following that, after 1 hour, 20%, 9 hour. Again, he forgot the further, and after one day, he could recover only 30% of the material he had learned. After that, his recall was steady for a long period. After that, the experiment proved that we forgot most of the things we learn in short span. Therefore, you should revise the study material on the same day again when you finish studying is to avoid of forgetting. देखो मतलब फॉरगेटिंग अभी हैरमन जो एबिन गॉस है ना, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने 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 मतलब 20 तो समझो इसने कुछ याद किया, 20 वोकैबलरी याद किया, और याद करने के बाद उसने देखा कि वो 2 घंटे के बाद थोड़ा बहुत भूल जा रहा है, और दूसरे दिन तो सिर्फ खाली 100% में से सिर्फ 30% उसको याद हुआ। मतलब 20 लेटर 20 वर्ड उसने पढ़े थे, उसमें से सब खाली 6 वर्ड उसको याद हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिवाइज मारना बहुत ज़रूरी है अगर फॉरगेटिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो रिवाइज मारना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम करते ही नहीं है, और रिवाइज मारना सबसे डिफ़िकल्ट काम है पूरी दुनिया में, ओके। नाउ लेट्स सी द वेरियस कॉज ऑफ फॉरगेटिंग एंड हाउ वी कैन यूज सम मेमोरी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स टू रिड्यूस फॉरगेटिंग। अभी नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा लाइक मेमोरी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स टू रिड्यूस फॉरगेटिंग, ठीक है। कॉज को हम समझेंगे, फिर उसके कैसे फॉरगेटिंग को अवॉइड करने के लिए कैसे हम टेक्निक लगाएंगे। Cause if you keep a bookshelf over 6 months without touching it,
what will happen to the book, how you will start looking, you will realize that after 6 month period there will be a dust on the book. Similarly on memory, अभी हम बुक को हम ऐसे रख देंगे 6 महीने तक डस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर मेमोरी में अगर मेमोरी को आप यूज़ नहीं करोगे तो उसके अंदर भी डस्ट लग जाएगा जंग. These traces get decayed over a period of time if they are not used, so we forgot. Okay. Have you ever played the game of Chinese Whisper? What happens in that game? Thus the message remains the same as it is told. You can try it in the class with parents. You will see. You will see that the message is beginning. Which what do you think? Why this happened? It is because we have a tendency to distort the game. Chinese Whisper is crude example of this type of forgetting. Some researchers believe that our memory traces are not decayed, but they are distorted over a period of time. Forgetting occurs. ठीक है, कॉज हमने समझ लिया. सबसे पहले हमने देखा कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो उसमें जंग लग जाएगा. और सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि चाइनीज़ विस्पर मतलब जिस तरीके से आप पढ़ते हैं तो वो उस तरीके से वैसा रहता नहीं है एक्चुअली में. हैव यू गॉन थ्रू सम सिमिलर सिचुएशन इन योर डे टू डे लाइफ थिंग? You studied psychology yesterday and you study sociology today. Now you end up in forgetting either psychology or sociology. This kind of forgetting is due to interference or material. Some researchers believe that we forgot day-to-day interference or material with each other, with which we learn one after the other. Therefore, there are two types of interference, namely retroactive inference and proactive. अब कभी कभी हम ओवरलैपिंग से वजह से भी भूल जाते हैं ना. अगर आपने साइकोलॉजी कल पढ़ा था और सोशियोलॉजी आपने पढ़ा, आप दोनों भी भूल गए. अब रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव. retro retroactive proactive, as the name says, retro means the backward reference. It is the partial and complete forgetting of previously learned material due to the new memories which get mixed up. रेट्रोएक्टिव मतलब जो पुराना आपने जो पढ़ा था कल का चीज़ वो भूल गए क्योंकि आज का इन्फॉर्मेशन की वजह से पीछे का भूल गए. As the name says, pro means forward inference. It is the partial or complete forgetting of a newly learned material due to the old material. इसमें कैसा है कि आगे वाला मतलब रेट्रोएक्टिव में कैसा था कि आप ना पीछे वाला भूल गए नए इन्फॉर्मेशन से. इसके अंदर आगे वाला भूल गए मतलब जो आज जो पढ़ा वो भूल गया कल के इन्फॉर्मेशन की वजह से. ठीक है, एग्जाम्पल से समझो कि आप आज मतलब रेट्रोएक्टिव में कल का भूल गए आज के इन्फॉर्मेशन से, और प्रोएक्टिव में आज का भूल गए कल के इन्फॉर्मेशन से. ठीक है, it is the behavior in which people may forget unwanted memories either consciously or unconsciously. It is also called conscious coping strategy, but it should be confused with defense mechanism. अब मोटिवेटेड फॉरगेटिंग में देयर आर टू लेवल्स. मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मतलब इसके अंदर एक बिहेवियर है. यहाँ पे लोग अनवांटेड मेमोरीज को भूलने की कोशिश करते हैं जानबूझ के और अनजानबूझ के. ठीक है, तो देयर आर इसके अंदर दो लेवल है. रिप्रेशन. Sigmund Freud's psychoanalytic model states that subconsciously push unwanted thoughts and memories in unconsciousness. People think that such repressed memories are completely forgotten. For example, a girl who had experienced sexual abuse during childhood may completely forget about it, but she may have difficulty while forming a romantic relationship. Repression मतलब ये है कि तुम ना कोई चीज़ को भूल ही नहीं सकते हैं. आपके साथ जो सिचुएशन, आपके साथ जो हरकत, इसके अंदर एग्जांपल में दिया है कि एक लड़की का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था बचपन में, पर उसको फ्यूचर में रिलेशनशिप डेवलप करना, किसी से प्यार करना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसको याद आ रहा है वो चीज़. थॉट सप्रेशन. इट इज़ अ कॉन्शियस ऑफेंड व्हेन वी फॉरगॉट द मेमोरीज ऑफ अनवांटेड experience of our life. For example, if your friend experienced a breakup recently and he may change the topic if you want to discuss about it. Thought suppression can be time consuming and difficult also because of separate thoughts will be recur. So your friend may try to suppress thought suppression मतलब कि आप मतलब जो उसके साथ सिचुएशन, जो उसके साथ दुर्घटना हुई है और आप वही चीज़ उससे बात करोगे तो वो उसको सप्रेस करेगा, अवॉइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उससे बात करोगे तो उसको फिर से याद होगा, फिर से वो रोने लग जाएगा. ठीक है, टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी. आफ्टर नोइंग द रीज़न ऑफ फॉरगेटिंग, अभी हम रीज़न देख ले कि हम भूलते क्यों, अभी उसके बारे में टेक्निक पढ़ लेते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड विथ हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर मेमोरी.
अब इसके अंदर देखते हैं कि मेमोरी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, ठीक है। कीवर्ड मेथड, अब यहाँ पे कीवर्ड मेथड इज द इफेक्टिव मेथड फॉर रिमूविंग डेफिनेशन, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज vocabulary with meaning etc. Any two different piece of information can be linked together by this method. In Japanese key means tree. A person can remember similar surrounding with key from English and remembering there is a key on the tree. Yes, keyword method, there is a key on the tree. The word a person can remember similar sounding word like key from English. There is a key on the tree. तो ये कीवर्ड मेथड मतलब कैसा पता है क्या? सिंपल में एक एग्जांपल में लिंकिंग करके हम पढ़ते हैं ना, याद करते हैं, वैसा लिंकिंग करके. अब एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, द एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी ऑफ मेमोरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ कॉन्टेक्स्ट can affect memory. According to this principle, memory is improved when information available while learning is over available time to recall. Encoding specificity, फिर method of Lauke, it is creating imaginary route so that thing can be remembered, things to be picked up. By using this method, a person with average intelligence can form a route and club things. इसके अंदर आपको imaginary लगाना है Lauke में. निमोनिक डिवाइस तो पता है वेब के और के हिसाब से, ठीक है. निमोनिक मतलब जो भी आप 8 पॉइंट्स पढ़े तो उसके अल्फ़ाबेट को याद कर लीजिए, ठीक है. फिर प्रैक्टिस और रिहर्सल, फिर मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस, ठीक है. फिर पावर मेथड. अब पावर मेथड में पी से आएगा प्रिपरेशन, ओ से ऑर्गेनाइज, वर्क, इवैल्यूएट, रीथिंक, ठीक है. चैप्टर राइट.